Moving on to the next question, 161. A 15-month-old child with the diagnosis of hydrocephalus is to have a computed tomography, that is CT scan. What should the nurse include when preparing the toddler for CT scan? सो क्वेश्चन ये बता रहा है कि एक 15 मंथ ओल्ड चाइल्ड है, 15 महीने का बच्चा है जिसको डायग्नोसिस हुआ हाइड्रोसिफेलस, जिसकी सीटी स्कैन कराना है। तो सीटी स्कैन कराने से पहले नर्स क्या इंक्लूड करेगी बच्चे में? ऑप्शन फर्स्ट इज शेविंग द हेड, कि हेड को शेव किया जाए, सभी हेयर्स को रिमूव कर दिया जाए हेड से। ऑप्शन सेकंड, स्टार्टिंग द प्रेस्क्राइब्ड आईवी इन्फ्यूजन, आईवी इन्फ्यूजन स्टार्ट किया जाए बच्चे में। ऑप्शन थर्ड, एडमिनिस्ट्रिंग द प्रेस्क्राइब्ड सेडेटिव्स, सेडेटिव्स एडमिनिस्टर किए जाएं बच्चे में। एंड लास्ट ऑप्शन फोर्थ, गिविंग द चाइल्ड अ सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रोसीजर, कि सीटी स्कैन करने से पहले बच्चे को प्रोसीजर के बारे में सिंपल एक्सप्लेनेशन दिया जाए। तो एज ग्रुप का जरूर याद ध्यान रखना है हमें। यहाँ पे 15 मंथ ओल्ड चाइल्ड है जिसका डायग्नोसिस है हाइड्रोसिफेलस, सीटी स्कैन के लिए जा रहा है बच्चा, तो क्या प्रिपरेशन करेगी नर्स? हाइड्रोसिफेलस कंडीशन पता है हमें, हाइड्रोसिफेलस एक्यूमुलेशन, एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ CSF इन द वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन, जिसके लिए डायग्नोसिस किया जा रहा है हमारा सीटी स्कैन। तो नर्स क्या प्रिपरेशन करेगी? शेविंग द हेड, भाई हेड को शेव करने की जरूरत नहीं है, सो ऑप्शन फर्स्ट इज इनकरेक्ट। सिर्फ हेड को स्टिल रखने की, एक जगह पर रखने की जरूरत होती है, शेव करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन सेकंड, स्टार्टिंग द प्रेस्क्राइब्ड आईवी इन्फ्यूजन, तो सीटी स्कैन में आईवी इन्फ्यूजन की भी रिक्वायरमेंट नहीं है अनलेस कोई डाई एडमिनिस्टर करनी हो हमें। तो यहाँ पर नॉर्मल सीटी स्कैन में कोई भी डाई को एडमिनिस्टर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑप्शन सेकंड इज ऑल्सो इनकरेक्ट। ऑप्शन थर्ड इज एडमिनिस्टर प्रेस्क्राइब्ड सेडेटिव, सेडेटिव्स देने होंगे क्या बच्चे में, कि बच्चे का सीटी स्कैन किया जा रहा है तो सेडेटिव्स देने होंगे। चलो लास्ट ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन फोर्थ, गिविंग द चाइल्ड सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रोसीजर, कि 15 महीने का बच्चा है उसको प्रोसीजर के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया जाए। भाई 15 महीने का बच्चा है तो प्रोसीजर के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन उसको समझ में नहीं आने वाला। ऑप्शन फोर्थ इज इनकरेक्ट। तो सीटी स्कैन करने से पहले बच्चे को सेडेटिव्स देते हैं। क्यों सेडेटिव्स दिए जाएंगे? क्योंकि सीटी स्कैन करने के लिए बच्चे के हेड को एक जगह पर स्थिर रखना जरूरी है, बिल्कुल स्टिल रखना जरूरी है। तो 15 महीने के बच्चे को ये तो समझ में नहीं आएगा कि अगर हम उसे बोलते हैं कि भाई अपने सिर को नहीं हिलाना है, तो इसलिए क्या करते हैं, माइल्ड सेडेटिव्स दिए जाते हैं बच्चे को, ताकि उसका हेड स्टिल रहे प्रोसीजर के दौरान, डायग्नोसिस के दौरान। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन थर्ड। Moving on to the next question, 162. An 8-year-old child with cerebral palsy is admitted to the hospital for tendon lengthening procedure. After the surgery, the parents ask a nurse why their child must wear braces and shoe for at least 12 hours a day, even while in bed. How should the nurse respond? एक 8 साल का बच्चा है जिसको सेरिब्रल पाल्सी देखने को मिला है, सेरिब्रल पाल्सी डायग्नोस किया गया है। उसके बाद वो हॉस्पिटल में टेंडन लेंथनिंग प्रोसीजर के लिए जा रहा है। टेंडन लेंथनिंग प्रोसीजर के लिए गया जहाँ पर सर्जरी हुई और पेरेंट्स को बताया गया कि उनका बच्चा ब्रेसिस और शूज़ को पहन कर रखेगा कम से कम दिन में 12 घंटे। जब वो बेड में है तब भी ब्रेसिस और शूज़ पहनकर रखने हैं। तो इसलिए इस बारे में नर्स कैसे रेस्पॉन्ड करेगी पेरेंट्स को? ऑप्शन फर्स्ट, एम्बुलेशन कैन बी एनकरेज एज सुन एज पॉसिबल। ब्रेसिस और शूज़ बच्चे की एम्बुलेशन में एनकरेज करेंगे, जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी बच्चा दोबारा से चलना शुरू कर देगा, एम्बुलेशन स्टार्ट करेगा। ऑप्शन सेकंड, दे मेंटेन बॉडी अलाइनमेंट एंड हेल्प प्रिवेंट फुट ड्रॉप, कि ब्रेसिस और शूज़ बॉडी अलाइनमेंट को मेंटेन करने में हेल्प करेंगे और फुट ड्रॉप से प्रिवेंट करेंगे। ऑप्शन थर्ड, दे स्ट्रेच योर चाइल्ड्स लिगामेंट एंड स्ट्रेंथन द मसल टोन, कि जो शूज़ और ब्रेसिस है वो बच्चे के लिगामेंट को स्ट्रेच करेंगे और मसल टोन को स्ट्रेंथ कराने में हेल्प करेंगे। और ऑप्शन फोर्थ है, इट हेल्प्स योर चाइल्ड एक्सेप्ट द फिजिकल कंस्ट्रेंट्स ऑफ द कंडीशन, कि शूज़ और ब्रेसिस बच्चे को एक्सेप्ट कराने में हेल्प करेंगे कि क्या उसको फिजिकल कंस्ट्रेंट्स देखने को मिल रहे हैं।
सो क्वेश्चन में गिवन है हमारा 8 साल का बच्चा है, सेरेब्रल पाल्सी है, टेंडन लेंथनिंग प्रोसीजर में गया, शूज एंड ब्रेसिस पहनकर रखने हैं बच्चे को कम से कम एटलीस्ट 12 आवर्स जब बच्चा बेड में है तब भी। तो इसमें नर्स कैसे रेस्पॉन्ड कर रही है? तो एम्बुलेशन के लिए तो एनकरेज नहीं करते हैं हमारे, अभी बच्चे ने टेंडन लेंथनिंग प्रोसीजर हुआ है तो एम्बुलेशन के लिए तो एनकरेज नहीं किया जाएगा। सो ऑप्शन फर्स्ट इज इनकरेक्ट। सेकंड, मेंटेन बॉडी अलाइनमेंट एंड हेल्प प्रिवेंट फुट ड्रॉप, ठीक है। ऑप्शन थर्ड पे जा रहे हैं, स्ट्रेच योर चाइल्ड्स लिगामेंट एंड स्ट्रेंथन मसल टोन। जो ब्रेसिस एंड शूज है वो बच्चे के लिगामेंट को स्ट्रेच करने में हेल्प नहीं करते हैं बिल्कुल भी, ना ही मसल टोन को स्ट्रेंथ करने में। वो क्या करेंगी, हमारी जो एक्सरसाइजेज बताई जाएंगी बच्चे को वो एक्सरसाइज हेल्प करेंगी मसल टोन को स्ट्रेंथ करने में, ना कि ब्रेसिस एंड शूज। सो ऑप्शन थर्ड इज इनकरेक्ट। ऑप्शन फोर्थ, इट हेल्प्स योर चाइल्ड एक्सेप्ट द फिजिकल कंस्ट्रेंट्स, कि बच्चे को फिजिकल कंस्ट्रेंट्स दिलाने में एक्सेप्ट करेगा, कि फिजिकली कंस्ट्रेंट रहेगा बच्चा वहां पर, जबकि ऐसा नहीं है। ब्रेसिस और शूज बच्चे को इंडिपेंडेंस दिलाने में हेल्प करते हैं। ऑप्शन फोर्थ इज ऑल्सो इनकरेक्ट। सो करेक्ट आंसर विल बी अवर ऑप्शन सेकेंड। जो शूज और ब्रेसिस है वो बच्चे के बॉडी अलाइनमेंट में हेल्प करेंगे और बच्चे के फुट ड्रॉप से प्रिवेंट करेंगे। इसीलिए क्वेश्चन में लिखा गया है कि बच्चा जब बेड में है तब भी इन शूज और ब्रेसिस को पहनकर रखेगा, क्योंकि ये बच्चे के फुट ड्रॉप से प्रिवेंट कर रहे हैं। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सेकेंड। Moving on to the next question, 163. What safety precautions should a nurse teach a child with diminished sensation in the legs because of cerebral palsy? क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस नर्स बच्चे को टीच करेगी जिसको सेरिब्रल पाल्सी की कंडीशन है और जिसमें सेंसेशन कम हो चुकी है, लेग्स की सेंसेशन, लेग्स के अंदर सेंसेशन कम हो चुकी है। बच्चे को सेरिब्रल पाल्सी कंडीशन है, लेग्स में सेंसेशन नहीं है, तो क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस नर्स टीच करेगी बच्चे को? ऑप्शन फर्स्ट, टेस्ट द टेम्परेचर ऑफ वाटर बिफोर बाथ, कि बाथ लेने से पहले पानी का टेम्परेचर चेक किया जाए। ऑप्शन सेकंड, टाइटन द ब्रेस स्ट्रैप्स सिक्योरली बिफोर एम्बुलेटिंग, कि एम्बुलेटिंग से पहले, चलने घूमने फिरने से पहले टाइट किया जाए स्ट्रैप्स को अच्छे से। ऑप्शन थर्ड, सेट द क्लॉक ट्वाइस ड्यूरिंग द नाइट टू चेंज पोजीशन, कि रात में पोजीशन को चेंज करने के लिए क्लॉक को एडजस्ट किया जाए। ऑप्शन फोर्थ, लुक डाउन एट द लेग्स व्हेन क्रच वॉकिंग टू डिटरमाइन हाउ दे आर पोजीशन, कि क्रच वॉकिंग करते वक्त, क्रचेज का यूज करते वक्त वॉकिंग के दौरान नीचे की तरफ देखे, पैरों की तरफ, कि वो सही से पोजीशनड हुए हैं या नहीं हुए हैं। सो क्वेश्चन पूछा गया है हमारा कि नर्स क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस बताएंगी, क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस टीच करेंगे चाइल्ड को जिसमें सेरिब्रल पाल्सी कंडीशन है और डिमिनिश्ड सेंसेशन हो चुकी है लेग्स में, लेग्स में बच्चे को सेंसेशन नहीं है, कम हो चुकी है बिल्कुल। सो ऑप्शन फोर्थ दिया है, लुक डाउन एट द लेग्स व्हेन क्रच वॉकिंग, जब क्रच वॉकिंग कर रहा है बच्चा तो नीचे की तरफ, पैरों की तरफ देखकर चलना है। भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं कराना है, अगर नीचे की तरफ देखकर चलेंगे पैरों की तरफ तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिल्कुल खराब हो सकती है बच्चे की और ट्रिप करके फॉल हो सकता है बच्चा। तो बच्चे को क्रच वॉकिंग इस प्रकार से सिखानी है कि उसे बिना पैरों की तरफ देखे क्रच वॉकिंग कर सके। सो ऑप्शन फोर्थ इज इनकरेक्ट। ऑप्शन थर्ड में दिया है, सेट द क्लॉक ट्वाइस ड्यूरिंग द नाइट टू चेंज द पोजीशन, कि बच्चे को पोजीशन चेंज करने के लिए रात में अलार्म क्लॉक लगाया जाए 2 बार। सेरिब्रल पाल्सी की कंडीशन में पोजीशन को चेंज कराने की ज़रूरत नहीं है अलग से, बच्चे में पहले ही वॉलेंट्री मसल्स की मूवमेंट देखने को मिलती है अनकॉन्शियसली। ऑप्शन सेकंड इज टाइटन द ब्रेस स्ट्रैप सिक्योरली बिफोर एम्बुलेटिंग, एम्बुलेटिंग वॉकिंग करने से पहले ब्रेस स्ट्रैप्स को अच्छे से टाइटली बांधा जाए। भाई बिल्कुल ज़्यादा टाइटली भी नहीं बांधना है हमें, क्योंकि सर्कुलेटरी इम्पेयरमेंट देखने को मिल सकती है। ऑप्शन सेकंड इज ऑल्सो इनकरेक्ट। ऑप्शन फर्स्ट इज आवर करेक्ट आंसर, टेस्ट द टेम्परेचर ऑफ वाटर बिफोर अ बाथ, बाथ लेने से पहले पानी का टेम्परेचर जरूर देखना है, क्योंकि बच्चे के अंदर सेंसेशन पहले ही कम हो चुकी है लेग्स में, लेग्स के अंदर डिमिनिश सेंसेशन है, तो बच्चा वहां पर सेंस नहीं कर पाएगा, थर्मो रिसेप्टिव एक्ट नहीं कर रहे हैं कि टेम्परेचर कम है या ज़्यादा है पानी का, तो बर्न देखने को मिल सकता है। सो प्रायोरिटी आंसर हमारा क्या जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट इज आवर राइट आंसर। Moving on to the next question, 164.
when planning long term care for a child with cerebral palsy, it is important for the nurse to consider that कि एक बच्चे को सेरिब्रल पाल्सी की कंडीशन है जिसकी लॉन्ग टर्म केयर के लिए प्लानिंग की जा रही है। तो लॉन्ग टर्म केयर प्लानिंग में नर्स किन किन बातों का ध्यान रखेगी, क्या चीज़ इंक्लूड की जाएगी, कौन सा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कंसिडर किया जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट इज इलनेस इज नॉट प्रोग्रेसिवली डीजनरेटिव। ऑप्शन सेकंड, इफेक्ट ऑफ सेरिब्रल पाल्सी आर अनप्रिडिक्टेबल इफेक्ट होते हैं सेरिब्रल पाल्सी के। ऑप्शन थर्ड, child probably have some degree of mental retardation, and last option fourth, child should have genetic counseling before planning for a family। सो क्वेश्चन है हमारा, बच्चे को सेरिब्रल पाल्सी की कंडीशन है, लॉन्ग टर्म केयर देने के लिए क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कंसीडर किया जाएगा नर्स के द्वारा। ऑप्शन फर्स्ट कि इलनेस प्रोग्रेसिव नहीं है, प्रोग्रेसिवली डिजनरेटिव इलनेस नहीं है हमारी सेरिब्रल पाल्सी। सेकंड, सेरिब्रल पाल्सी अनप्रिडिक्टेबल है। थर्ड, मेंटल रिटार्डेशन देखने को मिलता है। फोर्थ, चाइल्ड शुड हैव जेनेटिक काउंसलिंग बिफोर प्लानिंग अ फैमिली। सो सेरिब्रल पाल्सी के बारे में हमें पता है, सेरिब्रल पाल्सी क्या होती है हमारी, कैसी डिसीज कंडीशन है, दैट इज नॉन प्रोग्रेसिव एंड नॉन क्योरेबल एंड इरिवर्सिबल कंडीशन। सेरिब्रल पाल्सी कैसी डिसीज कंडीशन है हमारी, इरिवर्सिबल है, नॉन प्रोग्रेसिव है और नॉन क्योरेबल है। तो नर्स मेन सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहां पर क्या कंसीडर करेगी कि इलनेस हमारी प्रोग्रेसिवली डीजनरेटिव नहीं है, मतलब सेरिब्रल पाल्सी कैसी कंडीशन है हमारी, नॉन प्रोग्रेसिव कंडीशन है। सेकंड ऑप्शन था सेरिब्रल पाल्सी अनप्रिडिक्टेबल, भाई बिल्कुल भी अनप्रिडिक्टेबल नहीं है। सेरिब्रल पाल्सी को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, अगर हमें पता है कि इतना एरिया डैमेज है तो सिम्टम्स भी स्पेसिफाइड रहेंगे, प्रोग्रेस नहीं करते हैं। ऑप्शन थर्ड है चाइल्ड प्रोबेबली शुड हैव सम डिग्री ऑफ मेंटल रिटार्डेशन, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि बच्चे में मेंटल रिटार्डेशन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। सेरिब्रल पाल्सी की केसेस में बच्चे को मेंटल रिटार्डेशन देखने को मिल भी सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में देखने को नहीं भी मिलता है। सो ऑप्शन थर्ड इज ऑल्सो इनकरेक्ट। फोर्थ है जेनेटिक काउंसलिंग बिफोर प्लानिंग अ फैमिली, बच्चे के लिए जेनेटिक काउंसलिंग की जाएगी उसकी फैमिली प्लानिंग से पहले लॉन्ग टर्म केयर में। तो सेरिब्रल पाल्सी का अभी तक कोई कोज आइडेंटिफाइड नहीं हुआ है जिसको हम ध्यान में रख के जेनेटिक काउंसलिंग प्लान कर सके। सो ऑप्शन फोर्थ इज ऑल्सो इनकरेक्ट। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन फर्स्ट। Moving on to the next question, 165. A school nurse is teaching a group of teachers aides about the cause of lead poisoning in the children. What is the important to consider the terms of prevention? कि एक स्कूल नर्स ग्रुप ऑफ टीचर्स को टीच कर रही है, टीचर्स को पढ़ा रही है लेड पॉइजनिंग के कारणों के बारे में बच्चे के अंदर। तो क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कंसीडर करेंगे इसको प्रिवेंट करने के लिए, लेड पॉइजनिंग के कॉजेज को प्रिवेंट करने के लिए। ऑप्शन फर्स्ट, इट इज़ नोन टू बी कोज्ड बाय इंडाइजेशन ऑफ फूड दैट आर हाई इन फैट, कि लेड पॉइजनिंग हाई फैटी फूड्स की वजह से देखने को मिलता है। ऑप्शन सेकंड, इट इज एट्रीब्यूटेड टू एन इनडाइजेटेंट एंड पैसिव पेरेंट हु फेल्स टू सुपरवाइज द चिल्ड्रन, कि पैसिव पेरेंट्स की वजह से देखने को मिलता है जो अपने बच्चे को ठीक से सुपरवाइज नहीं कर रहे हैं, उसकी वजह से लेड पॉइजनिंग हो रहा है। ऑप्शन थर्ड, एनवायरमेंटल फैक्टर्स आर इन्वॉल्व्ड बिकॉज लेड इज अवेलेबल फॉर इनडाइजेशन एंड इनहेलेशन, कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं लेड पॉइजनिंग में क्योंकि एनवायरमेंट के अंदर लेड हमारा प्रेजेंट है इंजेक्शन और इनहेलेशन की फॉर्म में। ऑप्शन फोर्थ, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स आर इन्वॉल्व्ड बिकॉज inadequately maintained old buildings have more lead based paint, कि सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स इन्वॉल्व है इसके अंदर क्योंकि जो ओल्ड बिल्डिंग्स है, पुरानी बिल्डिंग है, उनके अंदर लेड बेस्ड पेंट प्रेजेंट होता है तो वो बच्चे में लेड पॉइजनिंग कोज करा सकते हैं। सो क्वेश्चन था हमारा कि एक स्कूल नर्स टीच कर रही है ग्रुप ऑफ टीचर्स को कोज ऑफ लेड पॉइजनिंग के बारे में बच्चों में, तो क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स कंसीडर किए जाएंगे इसको प्रिवेंट करने के लिए। ऑप्शन फर्स्ट था हमारा हाई इन फैट, कि वो फूड इंजेस्ट कर रहा है बच्चा जो हाई इन फैट है, फैट ज़्यादा है किसी फूड में तो वो लेड पॉइजनिंग नहीं कराता है डायरेक्टली जब तक वो फैट एक्सपोज ना हुआ हो लेड से। सो ऑप्शन फर्स्ट हमारा इनकरेक्ट।
फैट से डायरेक्ट लेड पॉइजनिंग कभी भी नहीं देखने को मिलती। ऑप्शन सेकंड, पैसिव पेरेंट हु फेल्स टू सुपरवाइज द चिल्ड्रन, कि उन पेरेंट्स की वजह से लेड पॉइजनिंग हो रही है जो बच्चे को सुपरवाइज नहीं कर रहे हैं। भाई डायरेक्ट ब्लेम पेरेंट्स पर भी नहीं जाता हमारा, डायरेक्ट ब्लेम पेरेंट्स पर भी नहीं जाएगा कि वो सुपरवाइज करे ना करे बच्चे को, उससे डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है हमारा लेड पॉइजनिंग के कोज। लेड पॉइजनिंग का कोज किससे रिलेटेड है? मेनली हमारा एनवायरमेंटल फैक्टर्स से। ऑप्शन थर्ड, environmental factors involved because lead is available for indigestion and inhalation in environment, कि हमारे environment के अंदर lead हमारा प्रेजेंट है जो कि अवेलेबल रहता है इंडाइजेशन और इनहेलेशन दोनों फॉर्म में। लेड देखने को मिलता है भाई हमारे पेंट्स में, जो पेंट किया जाता है घरों में, दीवारों पर पेंट किया जाता है, उसके अंदर लेड इंक्लूड होता है। उसको इनहेल कर लेता है बच्चा या उसको इंजेस्ट कर लेता है तो हमारी लेड पॉइजनिंग देखने को मिल सकती है। और साथ में हमारा लेड प्रेजेंट होता है ग्लास के अंदर, ग्लास के अंदर भी हमारा लेड इंक्लूड होता है, लेड प्रेजेंट होता है। एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर के अंदर भी लेड प्रेजेंट है जिसको भी बच्चा इनहेल करता है, जिसकी वजह से भी बॉडी के अंदर लेड पॉइजनिंग देखने को मिल सकती है। और हमारा सबसे इंपॉर्टेंट बैटरीज के अंदर, बैटरीज के अंदर भी लेड प्रेजेंट होता है। अगर बच्चा बैटरीज को इंजेस्ट कर लेता है, बैटरीज को खा जाता है, तो उसकी वजह से भी बच्चे के अंदर लेड पॉइजनिंग देखने को मिल सकती है। ऑप्शन थर्ड इज अवर करेक्ट आंसर। ऑप्शन फोर्थ में दिया है सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स इन्वॉल्व बिकॉज इनएडिक्वेटली मेंटेन्ड ओल्ड बिल्डिंग्स हैव मोर लेड बेस पेंट, कि जो पुरानी बिल्डिंग है उनमें लेड बेस पेंट प्रेजेंट है जिसकी वजह से लेड पॉइजनिंग होती है। बिल्कुल होती है, लेड बेस पेंट से हमारी लेड पॉइजनिंग बिल्कुल देखने को मिलती है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या जाएगा? हमारे कंप्लीट एनवायरमेंटल फैक्टर्स। सिर्फ पेंट की वजह से नहीं होती, एनवायरनमेंट में जिस भी फॉर्म में लेड प्रेजेंट है वो लेड पॉइजनिंग बच्चे में करा सकता है। सो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर विल बी ऑप्शन ऑप्शन थर्ड। Moving on to the next question, 166. A nurse is assessing a child with plumbism, that is lead poisoning. Which organ system is of most concern because of irreversible side effects? कि एक नर्स असेस कर रही है बच्चे को, प्लम्बिज्म की कंडीशन प्रेजेंट है, लेड पॉइजनिंग की कंडीशन प्रेजेंट है, तो कौन सा ऑर्गन सिस्टम सबसे ज़्यादा कंसर्न का कारण बनेगा जिसमें इररिवर्सिबल साइड इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे, ऐसे साइड इफेक्ट्स जिनको रिवर्स नहीं कर सकते हम। ऑप्शन फर्स्ट यूरिनरी, ऑप्शन सेकंड स्केलेटल, ऑप्शन थर्ड नर्वस एंड ऑप्शन फोर्थ हिमेटोलॉजिकल। तो क्वेश्चन पूछ रही है नर्स एक असेस कर रहा है बच्चे को जिसमें लेड पॉइजनिंग कंडीशन है, तो किस ऑर्गन सिस्टम के अंदर इररिवर्सिबल साइड इफेक्ट रहेंगे? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन थर्ड नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के बारे में पता है हमें, अगर न्यूरॉन्स एक बार डैमेज हो जाती हैं लेड पॉइजनिंग की वजह से, न्यूरॉन्स अगर डैमेज हो जाएंगी तो इररिवर्सिबल साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे, न्यूज़ को रिवर्स नहीं कर सकते। फर्स्ट ऑप्शन में था यूरिनरी सिस्टम, भाई अगर किडनी डैमेज हो जाती है तो जब लेड पॉइजनिंग को हम रिमूव करेंगे, लेड को बॉडी से रिमूव आउट करेंगे, वॉश आउट करा देंगे चिलेशन थेरेपी के थ्रू, तो किडनी वापस से नॉर्मल देखने को मिलेगी, रिवर्स हो सकती है कंडीशन। स्केलेटल इफेक्ट भी हमारा ज़्यादा नहीं देखने को मिलता है, कंडीशन रिवर्स हो सकती है। हिमेटोलॉजिकल कंडीशन भी रिवर्स हो जाएगी, लेकिन नर्वस कंडीशन रिवर्स नहीं होगी। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन थर्ड। Moving on to the next question, 167. A nurse is assessing a child with a diagnosis of lead poisoning. कि नर्स असेस कर रही है एक बच्चे को जिसमें डायग्नोज किया है हमने लेड पॉइजनिंग, तो व्हाट इज द मोस्ट हार्मफुल एडवर्स इफेक्ट दैट द नर्स एंटिसिपेट? लेड पॉइजनिंग का सबसे ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट क्या एंटिसिपेट करेगी नर्स? ऑप्शन फर्स्ट है इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन, ऑप्शन सेकंड डिलेड डेवलपमेंट, ऑप्शन थर्ड अनीमिया एंड कॉन्स्टिपेशन, एंड लास्ट ऑप्शन फोर्थ रीनल एंड स्केलेटल डैमेज। एक बच्चे को लेड पॉइजनिंग की कंडीशन है, नर्स असेस कर रही है बच्चे को, तो क्या मोस्ट हार्मफुल एडवर्स इफेक्ट एंटिसिपेट करेगी नर्स? इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन हो सकता है, इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन, लेकिन हार्मफुल इफेक्ट नहीं रहेगा, मोस्ट हार्मफुल एडवर्स इफेक्ट नहीं है। थर्ड अनीमिया एंड कॉन्स्टिपेशन भी देखने को अगर मिलता है तो ये भी हमारी रिवर्सिबल कंडीशन है, वापस से ठीक हो जाएगी जैसे ही लेड का लेवल कम किया जाएगा बॉडी से।
फोर्थ, रीनल एंड स्केलेटल डैमेज, ये भी हमारी रिवर्सिबल कंडीशन रहेगी। तो मोस्ट हार्मफुल एडवर्स इफेक्ट क्या रहेगा हमारा, डिलेड डेवलपमेंटल ग्रोथ, बच्चे की डेवलपमेंट डिले हो जाएगी, सबसे ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट है। अगर बच्चे में नर्व्स न्यूरॉन्स डैमेज हो जाएंगी तो वो हमारी इरिवर्सिबल कंडीशन रहेगी, बच्चे की डेवलपमेंट डिले है। सबसे ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट रहेगा लेड पॉइजनिंग का। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। Moving on to the next question, 168. If a child cannot be given or is not responding to oral chelating agents, parenteral medications must be used. To effectively prepare a child to cope with this painful treatment, what is the priority nursing intervention? मतलब कि एक बच्चा है जिसमें ओरल चिलेटिंग एजेंट्स दिए जा रहे हैं, लेकिन अब ओरल चिलेटिंग एजेंट से रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है बच्चा, तो पेरेंटल मेडिकेशन दी जाएगी, नीडल और सिरिंज की हेल्प से मेडिकेशन दी जाएगी बच्चे को। तो पेनफुल ट्रीटमेंट से इफेक्टिवली कोऑपरेट कैसे करेगा बच्चा, तो इसमें क्या नर्सिंग इंटरवेंशन प्रायोरिटी दी जाएगी? ऑप्शन फर्स्ट, रोटेट द इंजेक्शन साइट एंड एडिंग प्रोकेन टू द चिलेटिंग एजेंट्स टू लेसन द डिस्कम्फर्ट। ऑप्शन सेकंड, role playing with puppets dressed as hospital personnel to minimize the child fear of unfamiliar objects. Option third, explaining the rationale for the injection so that the child does not view them as a punishment for bad behavior. And last option fourth, therapeutic play using a needleless syringe and a doll before therapy is initiated and after receiving of injection. तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बच्चा ओरल चिलेटिंग एजेंट से रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो अब पेरेंटल मेडिकेशन दी जाएगी विद द हेल्प ऑफ सिरिंज एंड निडल। तो उसमें पेनफुल ट्रीटमेंट से कोऑपरेट कराने के लिए बच्चे के प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या रहेगा कि इंजेक्शन साइट को रोटेट किया जाए, रोल प्ले किया जाए पपेट्स के जैसे ड्रेस होके अनफेमिलियर अडल्ट से फियर से प्रिवेंट करने के लिए, या एक्सप्लेन किया जाए बच्चे को कि इंजेक्शन देना क्यों ज़रूरी है, ये पनिशमेंट नहीं है बच्चे की बैड बिहेवियर के लिए, या फिर ऑप्शन फोर्थ, थेराप्यूटिक प्ले यूज करेंगे निडललेस सिरिंज और डोल की हेल्प से बिफोर एंड आफ्टर द इंजेक्शन। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन फोर्थ, द थेराप्यूटिक प्ले यूजिंग अ निडललेस सिरिंज एंड अ डोल बिफोर थेरेपी इज इनिशिएटेड एंड आफ्टर रिसीविंग ईच इंजेक्शन। यहाँ पर पेनफुल ट्रीटमेंट से कोऑपरेट कराने के लिए सबसे मेन प्रायोरिटी दी जाएगी कि बच्चा अपनी फीलिंग्स को बाहर एक्सप्रेस कर सके, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को आउट कर सके, बॉडी से एक्सप्रेस कर सके। मेन प्रायोरिटी ट्रीटमेंट उसी पर दिया जाएगा। सो ऑप्शन फोर्थ है हमारा, थेराप्यूटिक प्ले कराया जाएगा बच्चे से जिसमें एक नीडललेस सिरिंज और एक डोल से बच्चा खेलेगा, जिससे कि बच्चे की जो फीलिंग्स है वो बाहर एक्सप्रेस हो जाएंगी, फीलिंग्स का आउटलेट मिलेगा बच्चे को। ऑप्शन फर्स्ट में बोला है रोटेटिंग द इंजेक्शन साइट एंड एडिंग प्रोकेन चिलेटिंग एजेंट टू लेसन द डिस्कम्फर्ट। इससे डिस्कम्फर्ट तो कम हो जाएगा लेकिन बच्चे की फीलिंग्स को आउटलेट नहीं मिल पाएगा, तो ऑप्शन फर्स्ट इज इनकरेक्ट। ऑप्शन सेकंड, रोल प्लेइंग विद पपेट्स ड्रेस्ड एज हॉस्पिटल पर्सनल टू मिनिमाइज द चाइल्ड्स फियर ऑफ अनफेमिलियर अडल्ट्स। यहाँ पर चाइल्ड के अनफेमिलियर अडल्ट्स के फियर की बात नहीं चल रही है, यहाँ पर पेनफुल ट्रीटमेंट से कोऑपरेट करने की बात है, तो ऑप्शन सेकंड इज ऑल्सो इनकरेक्ट। ऑप्शन थर्ड, एक्सप्लेनिंग द रेशनल फॉर इंजेक्शन सो दैट चाइल्ड डज नॉट व्यू देम एज पनिशमेंट फॉर बैड बिहेवियर, कि बच्चे को एक्सप्लेन करेंगे कि उसको इंजेक्शन क्यों दिया जा रहा है। ये भी हमारा प्रिपरेशन का पार्ट होना चाहिए लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है बच्चे की फीलिंग को एक्सप्रेस कराने के लिए। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन फोर्थ, थेराप्यूटिक प्लेस। Moving on to the next question, 169. A nurse encourages parents to have their young children's eye tested, especially for monocular strabismus. What should the nurse explain can occur if it is not corrected early? कि नर्स एक पेरेंट्स को एनकरेज कर रही है कि अपने यंग चाइल्ड की आई को टेस्ट कराया जाए, स्पेशली किस डिसीज़ के लिए, हमारी मोनोकुलर स्ट्रैबिस्मस के लिए। तो नर्स क्या एक्सप्लेन कर रही है कि अगर इसको अर्ली करेक्ट नहीं किया गया मोनोकुलर स्ट्रैबिस्मस की कंडीशन को, तो बच्चे में क्या देखने को मिल सकता है। ऑप्शन फर्स्ट, डिसलेक्सिया। ऑप्शन सेकंड, पेरिफेरल विजन विल डिसअपियर। थर्ड, विजन इन बोथ आईज विल बी डिमिनिश्ड।
फोर्थ एम्ब्लायोपिया। तो क्वेश्चन में नर्स एनकरेज कर रही है पेशेंट को कि बच्चे की आई टेस्ट कराई जाए स्पेशली फॉर मोनोक्युलर स्ट्रैबिस्मस। मोनोक्युलर स्ट्रैबिस्मस होता है हमारा लिमिटेड ओक्युलर मोटिलिटी, लिमिटेड मूवमेंट हो जाना हमारी ओक्युलर आई मसल्स की लिमिटेड मूवमेंट हो गई है, तो उसकी वजह से क्या चीज़ देखने को मिल सकती है, क्या कंडीशन देखने को मिल सकती है पेशेंट में। ऑप्शन फर्स्ट, डिसलेक्सिया देखने को मिल सकता है, डिफिकल्टी इन रीडिंग और लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है क्या। ऑप्शन सेकंड, पेरिफेरल विजन डिसअपियर हो सकता है बच्चे का। ऑप्शन थर्ड, बोथ आईज दोनों आंखों का विजन अफेक्टेड होगा। ऑप्शन फोर्थ, एम्ब्लायोपिया देखने को मिलेगा, दैट मीन्स लेजी आई देखने को मिलेगी। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन फोर्थ। मोनोक्युलर स्ट्रैबिस्मस की वजह से, लिमिटेड ऑक्यूलर मोटिलिटी की वजह से बच्चे में एम्ब्लायोपिया की कंडीशन डेवलप हो सकती है, मींस लेजी आई की कंडीशन डेवलप हो सकती है बच्चे के अंदर। विजुअल एक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगी बच्चे की। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन फोर्थ। Moving on to the next question, 170. A nurse is teaching the parents of a 2-year-old child the correct way to administer eardrops. After explaining that they position their child on the side, how should the nurse move the pinna while instilling the eardrops? तो नर्स 2 साल के बच्चे के पेरेंट्स को टीच कर रही है कि ईयर ड्रॉप्स कैसे डालने चाहिए, कैसे इंस्टिल करने चाहिए। तो पूछा है कि नर्स बच्चे के ईयर पिना को कैसे प्लेस करेगी। 2 साल का बच्चा है तो उसके ईयर पिना को कैसे प्लेस किया जाएगा ईयर ड्रॉप्स इंस्टिल करने के लिए। ऑप्शन फर्स्ट इज फॉरवर्ड, ऑप्शन सेकंड अप एंड बैक, ऑप्शन थर्ड स्ट्रेट बैक, एंड लास्ट ऑप्शन फोर्थ डाउन एंड बैक। तो अगर हम बात करें अर्ली चाइल्डहुड एज के बारे में, तो वहाँ पर ईयर ड्रॉप्स इंस्टिल करने के लिए बच्चे के पिना को डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड स्ट्रेच किया जाता है। डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड स्ट्रेच करने के बाद बच्चे का ईयर कैनाल स्ट्रेट पोजीशन में आ जाता है, जिसके बाद हम ईयर ड्रॉप्स इंस्टिल कर सकते हैं। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन फोर्थ। और अडल्ट्स और ओल्डर चाइल्ड के अंदर अपवर्ड और बैकवर्ड किया जाता है ईयर पिना को। सो बच्चे 2-year-old चाइल्ड है हमारा, उसमें पूछा है तो आंसर जाएगा डाउन एंड बैक, ऑप्शन फोर्थ इज और राइट आंसर। और अगर अडल्ट के बारे में पूछा होता तो हमारा करेक्ट आंसर जाता ऑप्शन सेकंड।